हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, होप यू आर वेल। और जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो थे क्वेश्चंस देखे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको ऑलरेडी दो लेक्चर्स मैंने बता दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और उसका बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। तो और उस पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज जो है थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक ये क्वेश्चंस की सीरीज हो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और थोड़े से क्वेश्चंस और देखते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ओके, तो पहले थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कि किसी भी रो, जैसे किसी भी रो, फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ कि किसी भी रो पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तो क्या होता है, उस रो को नहीं छेड़ना है और प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग रो जिसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, सेम कॉलम के साथ भी सी आई, तो सी आई प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स सी जे। ओके, होप ये बता चुका हूँ कई बार, सो इस पर तो जाना नहीं है। तो जैसा कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसी एक रो और किसी एक कॉलम पर साथ में कर रहे हैं। जैसे इस रो के इस कॉलम के साथ हम ये ऐड कर सकते हैं, मतलब C1 के साथ में अगर हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं, C1 प्लस C2, तो ये एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ C1 पर। तो एक बात बताओ, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा अगर मैं बात करूं कि C1 के साथ में C1 प्लस C2 एंड प्लस C3, मतलब हम C2 और C3 ये जो दोनों हैं ये दोनों को C1 के साथ जोड़ दें, तो क्या ये अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दो रो या दो कॉलम पर ही लगे। जैसे दो रो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर R1 को तुम R1 प्लस R2 के साथ जोड़ो तो सिर्फ यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप R1 के साथ R1 प्लस R2 प्लस R3 भी जोड़ सकते हैं, मतलब रो 2 और रो 3 को भी जोड़ सकते हैं एक साथ में, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इस तरह से भी हो सकता है R1 प्लस R2 माइनस R3, या ये भी हो सकता है R1 माइनस R2 प्लस R3 अपॉन 2। मतलब किसी भी तरह का हजारों कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब जिस तरह से हमने दो रो या दो कॉलम पर ऑपरेशन किया उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग हम तीन रो या तीन कॉलम पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, नो चेंज। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नो चेंज। ओके, तो ये पॉइंट जो है ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहे जिस तरह से हम करें, तो अब देखा जाए तो आज थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया मैंने, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो था अब उसको पूरी तरह से जनरलाइज कर देते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिटरमिनेंट के कितने भी रो और कितने भी कॉलम के साथ में एप्लीकेबल हो सकता है। तो अगर मैं एक बात कहूं कि अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्म लूँ, तो अभी तक आप क्या जानते थे, ये कि आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स आर जे। तो मैं तो कह रहा हूं अगर तीसरे कॉलम पे लगाना है तो मान लो कोई एक और कांस्टेंट है, म्यू टाइम्स आर ऑफ मान लो के, ये मान लो कोई और एक के थ्रो है, और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा जे थ्रो है और ये तुम्हारा आई थ्रो है, ठीक है। तो इस तरह से जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लीनियर, वो तुम्हारा दो या दो से तीन या तीन से चार कितने भी रो पर लग सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के लिए C1 के साथ में लगा है C1 प्लस 3C2 प्लस 9C3। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने C1 प्लस 3C2 टाइप के क्वेश्चंस तो देखे थे, अब मैं कह रहा हूँ 9C3 जोड़ दो, तो ये भी कोई गुनाह नहीं है, ये भी एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा समझ में आया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक आइडिया था कि जनरली अब कैसे लगाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा।
ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, कि अगर C1 के साथ C1 प्लस 3C2 प्लस 9C3 अगर 9C3 अगर ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट के लिए, ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 के साथ में 3C2 और 9C3 लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, C2 जो है, ये जो C2 है इसके साथ तुम 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई, ठीक, और जो C3 है उसके साथ 9 का मल्टीप्लाई, तो C3 के साथ 9 का मल्टीप्लाई, और जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट ये दोनों मिला के आएंगे, ये दोनों को C1 के साथ ऐड कर दो, ये C1 के साथ ऐड कर दो, दोनों को, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो अगर ये तुमने A के साथ ये वाला ऐड करोगे तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा A के साथ ये 3x जुड़ जाएगा, और ये तुम्हारा 9 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये 9 लैम्डा जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, A प्लस 3x प्लस 9 लैम्डा। और इसी तरह से अगर B के साथ ऐड करोगे तो B के साथ ये y वाला पार्ट क्या आएगा, y के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो B प्लस 3y, एंड 9 के साथ में म्यू वाला पार्ट मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये 9 म्यू। और इसी तरह से C प्लस, ये जब पूरे के पूरे पार्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो Z के साथ भी तो 3 ही रहेगा, तो C प्लस 3Z। और अगर ये जो तुम्हारा डेल्टा वाला पार्ट हो गया नीचे, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई है कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैंने 9 डेल्टा लिख दिया। तो पूरा लिख के क्या आ गया, ये C1 प्लस 3C2 प्लस 9C3 वाला फॉर्म क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, A प्लस 3x प्लस 9 लैम्डा, B प्लस 3y प्लस 9 म्यू, C प्लस 3z प्लस 9 डेल्टा। और होप ये सब चीजें जो है ना, अब ये नहीं कि हमेशा डिटर्मिनेंट आप चाहो तो भी बना सकते हो अगर प्रैक्टिस नहीं है, पर बाद में प्रैक्टिस कर करके ये सब चीजें आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आप अभी बना लो। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन तो ABC यहाँ लिख लो और 3 वाला पार्ट यहाँ लिख लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि कैसे जुड़ रहा है, 3x 3y 3z और यहाँ 9 लैम्डा 9 म्यू एंड 9 डेल्टा, ठीक है। अब ये सब जोड़ लो इसी में, सारे के सारे, सब के सब इसमें A में जुड़ेंगे, 3x भी जुड़ेगा, 9 लैम्डा भी जुड़ेगा, 3y 9 म्यू एंड 3z 9 डेल्टा। तो इसी तरह से इसमें जुड़ा है। और मैंने क्या बोला था, जिस पर ऑपरेशन होता है उसके अलावा ये नहीं कि बाकी को ऐसे का ऐसा इन सबको भी लिख दो, ये गलत होगा। मैंने 3 बार रिपीट किया पीछे के लेक्चर में, अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाओ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो ये नहीं होगा, तो बाकी सब चीजें जो एज इट इज छपेंगी, मतलब एज इट इज आने का मतलब कि ये जो है तुम्हारा एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड ही आएगा, तो एक्स वाई जेड ही आएगा ये वाला पार्ट। और लैम्डा म्यू डेल्टा वाला पार्ट लैम्डा म्यू डेल्टा ही आएगा, लैम्डा म्यू डेल्टा ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑपरेशन C1 पे किया है, ना कि C2 और C3 पर। जो भी ऑपरेशन हुआ है C1 पर हुआ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ओवरऑल डिटर्मिनेंट। वो यहाँ तक जो पार्ट था वो समझ में आया कि कैसे हुआ एक्चुअल में, कैसे हुआ। तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे 3 रो या 3 कॉलम में लगाना हो तो किस तरह से लगा सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आगे एग्जांपल में और भी ऑपरेशन दिखाए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कि किस तरह के ऑपरेशन है वो दिखा रहा हूँ। जैसे R2 पे लगा दिया, R2 प्लस 3R1 माइनस 5R3, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वन, R1 से अगर R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस 5R3, ये भी एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड C1 के साथ में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो किसी भी तरह का, मैंने क्या बोला, Ri और प्लस माइनस लैम्डा जे, सॉरी लैम्डा टाइम्स Rj एंड प्लस माइनस म्यू टाइम्स सी के, जहाँ पे जो आपका लैम्डा और ये म्यू है, जो लैम्डा और म्यू है ये दोनों कोई पॉजिटिव कॉफिशिएंट है। सीधी सी बात समझो यार, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया ऐसे समझो कि अब R2 प्लस 3R1 माइनस 5R3, R1 प्लस R2 प्लस 5R3, या R1 प्लस R2 माइनस R3/5, किसी भी तरह का कर लो, या R1 माइनस R2 प्लस 5R3 कर लो, किसी भी तरह का ऑपरेशन, ठीक है, लीनियर ऑपरेशन होगा। ओके, अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3/3 के डिटर्मिनेंट है कोई और इसकी सॉल्विंग।
ये अब सोचो कि ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला भी क्यों भाषण दिया इतना लंबा, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होना चाहिए ना, ऐसे क्या मतलब है। अब तो विजुलाइज करो भाई, देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाती है, क्वेश्चंस में कहाँ इसका इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में या क्वेश्चंस को इजी करने में। ओ ठीक है, तो अब आप देखेंगे कैसे होता है ये। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट का जो रो दिया हुआ है वो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर क्या करो तुम, C1 पे C1 प्लस C2 प्लस सॉरी C1 पे C1 प्लस C2 और प्लस C3 अप्लाई कर दो। मतलब C1 के साथ में तुम C2 C3 सब जोड़ दो, मतलब जो ये है C1 इसके साथ तुम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ दो। तो A माइनस बी के साथ अगर तुम B माइनस सी और C माइनस ए जोड़ोगे तो पता है क्या आता है, तुम जोड़ दो। हमेशा हर चीज नहीं बताऊंगा, कॉपी पेन उठाओ खुद सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करके, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है साथ साथ सॉल्व करोगे तो। ऑलरेडी मैंने बताया ये चीज न, अदरवाइज यू विल नथिंग गेट, ओके, न कुछ नहीं मिलेगा बदले में सीखने को। पहले सॉल्व करो, इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन कम हियर, ओके, एंड देन सी माय मेथड। सो ये जो है, ये क्या आया, जो मेरा आया तो पहला एलिमेंट क्या आया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कट गया। तो सब कट गया तो क्या आया, तो यहाँ पे आ गया पहला एलिमेंट 0। नेक्स्ट इसी तरह से b माइनस सी में c माइनस ए माइनस बी जोड़ के देखना, ये भी 0 आएगा, ये अब आपका काम है। एंड c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ना तो आएगा ही ना भाई, 0। और अगला अब बाकी चीजें ऐसे उतार दो एज इट इज। तो मुझे बाकी उतारने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आपको समझा ही लिया हूँ, वैसे आप लिख ही लोगे बाकी चीजें। मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर ली, क्या ऑब्जर्व कर ली, कि इसका एक पूरा का पूरा कॉलम 0 है। और ऑलरेडी जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो प्लीज गो थ्रू द लास्ट लेक्चर, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज में डिस्कस हो चुका है तो फिर चीजें फास्ट जाएंगी थोड़ी, कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। तो अगर इसका सारा का सारा ये फर्स्ट कॉलम 0 आया तो इसकी वैल्यू बिना सोचे समझे 0 आ जाएगी, ओके ठीक है, ये हुआ इसका वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ पर समझ में आया क्यों C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ तुमने ऐड किया, ये था इसका इंपॉर्टेंस। अब अगर यहाँ पे तुम सिर्फ C1 के साथ C2 ऐड करते तो कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस सी आ जाता। अगर तुम C1 के साथ C2 ऐड करते, बी कैंसल एंड ए माइनस सी, तो पूरा का पूरा 0 लाने की हमेशा कोशिश करते, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि ट्राई करो जितने ज्यादा 0 आ जाए डिटर्मिनेंट में बनाने की कोशिश करो, तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होगा, सिंपल होगा। तो यहाँ पे तो करने पे सारे ही 0 आ गए, और एक बार सारा 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। और चाहो तो इसको एक तरीके से और ट्राई करो, ये तरीका आपको खुद करना है भाई। एक और मेथड, चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, R1 के साथ में तुम R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करोगे, और ये खुद करना है बाय योर सेल्फ, ठीक है। अब बताना है कि आंसर आया कि नहीं। इस बार तुम कॉलम पर लगा के रो पे लगाओ, a माइनस बी के साथ में तुम b माइनस सी और c माइनस ए ऐड करो, ये R3 वाला पार्ट और ये R2 वाला पार्ट ऐड कर दो। अब इससे बता दूं तो चलो तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए, कि पहला जो रो आएगा पूरा का पूरा 0 आएगा, तुम जोड़ देना सबके सबको, a माइनस बी को b माइनस सी, c माइनस ए से जोड़ोगे 0 आएगा, b माइनस सी को c माइनस ए एंड a माइनस बी से जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और जो थर्ड रो आएगी, सॉरी जो थर्ड एलिमेंट आएगा c माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो भी 0 आएगा। तो अगर किसी डिटरमिनेंट का पूरा एक रो या कॉलम 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस मेथड से भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ओके। तो एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। सो होप जो ये क्वेश्चन था क्लियर हुआ, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी थी कि कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से तो सीखता है आदमी कि कैसे क्लियर करना है इसको और कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अब जैसे क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को पहले खुद सेल्फ ट्राई करना है, उसके बाद यहाँ आना है, ठीक है। पहले रोक के सेल्फ ट्राई करो, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ तक जाओ सेल्फ ट्राई मारो, आंसर ना देखो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अगर एक्स वाई जेड रियल है, कह रहा है अगर एक्स वाई जेड रियल है, कोई रियल नंबर है मान लो, तो प्रूफ करो
एक्स वाई जेड एक्स वाई डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी आएगी। दो जैसे हो गया, तीन हो गया, चार। पॉजिटिव नंबर तो पता ही होगा भाई, ये तो पढ़े ही हो क्लास 2 या 3 में, ठीक है। तो इसका आइडिया नहीं दूंगा कि पॉजिटिव नंबर के बारे में भी बताना पड़े। ओके, वो सबको क्लियर होगा। तो चलो हम देखते हैं कि इसके पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो चलो पहले देखते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने को। तो ठीक है, डिटरमिनेंट उठाते हैं। डिटरमिनेंट हमारा है एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। और अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, एक चीज अगर मैं यहाँ देखूं, अगर मैं तीनों के तीनों को जोड़ दूं यहाँ से, या मान लो तुमने दो ऑपरेशन इस तरह से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ये भी कर सकते हो। कॉलम में भी जोड़ सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक काम करो, आप लोग इस वाले मेथड से करो, ये मेथड से करके सॉल्व करके आओ, फिर ये वाला मेथड भी देख लो, इधर से भी दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो चलो इस मेथड से देखते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने रो 1 में तुम्हारा रो 2 रो 3 जोड़ दिया, तो x में क्या जुड़ेगा, y, y ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ये वाला रो और ये वाला रो। तो x में y z जुड़ा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बच जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस वाई। तो इससे क्या एक कॉमन मिल सकता है, इसलिए मैंने इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया। या एक तरीका जो तुम्हारा वाला है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ जाएगा। कैसे बताओ, वहां से क्या करो, वहां से तुम ये वाला पार्ट जोड़ लो कॉलम के अंदर में, तुम C1 में जोड़ो, ठीक है, यहाँ से भी आएगा। किसी भी तरह से करोगे आंसर तो तुम पहुंच ही जाओगे। सॉल्यूशन कई तरह से बनते हैं डिटर्मिनेंट में। तो x के साथ तुम y प्लस जेड वाला पार्ट जोड़ लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। वहां तुम्हारा बस पहले कॉलम में ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, यहाँ वाले में आएगा, तो वहां से भी तुम कॉमन कर सकते हो। तो पहले मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ, वो वाले मेथड से आपको खुद ट्राई करना है। ये जो मैंने ये वाला ऑपरेशन बताया, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, ओके, इस मेथड से। और ये मेथड से भी करो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार क्लियर कर लो तो आप बाद में स्मार्ट हो जाओगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ x के साथ में y और z वाला पार्ट जोड़ो, y के साथ में z और x वाला पार्ट, और z के साथ x एंड y वाला पार्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, और ये तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। तो y जेड एक्स और ये वाला पार्ट z एक्स वाई, ओके। अब क्या करो, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, ऑलरेडी बताया था रो 1 से कॉमन। तो रो 1 से कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ वाई जेड एक्स और यहाँ जेड एक्स वाई। अब क्या करते हैं, अब मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया पहले भी कि अब ट्राई करेंगे मैक्सिमम जीरो बनाने को, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम जीरो बनाओ, तो कैसे जीरो बनेगा, पहले C1 के साथ तुम C1 माइनस C2 अप्लाई कर दो, ठीक है। और इसी के साथ एक और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, C3 के साथ, सॉरी C2 के साथ C2 माइनस C3। सो C2 को C2 माइनस C3 के साथ किया मैंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो ऑपरेशन लगा दो, अब बारी बारी से मैं एक एक करके दिखाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिस में आना चाहिए, और फास्ट दो दो ऑपरेशन को एक साथ माइंड में कैलकुलेट करना सीखो। ऑलरेडी बेसिक प्रैक्टिस की है, ठीक है। सो होप अब प्रैक्टिस का जो लेवल है आपको बढ़ाओ, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, तब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि रियल जो एग्जाम है ना भाई, वो बहुत डिफरेंट है, वहां पे चीजें बहुत फास्ट करनी होती हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड जो है, x प्लस वाई प्लस जेड मैंने बाहर किया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, पहला ऑपरेशन में C1 माइनस C2 परफॉर्म कर रहा हूँ। पहला ऑपरेशन में क्या लगा रहा हूँ, C1 में से C2 घटा दे रहा हूँ। तो C1 क्या है तुम्हारा 1 y z है, दूसरा है 1 z x, ठीक है। तो इसमें से ये, सॉरी, इसमें से ये वाला पार्ट घटा दो, तो 1 में से 1 गया 0, y में से z गया y माइनस जेड, जेड में से x गया z माइनस एक्स, तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एक और ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि दो दो बार लिखूँ इतना टाइम नहीं होता। तो दूसरा ऑपरेशन में क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने एक जीरो बनाया, और मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा जीरो बन जाए उतना आसान रहे, क्यों, क्योंकि तब फटाक से एक्सपेंड कर दूंगा किसी एक के अलोंग। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि डिटर्मिनेंट में जितने ज्यादा जीरो हो सके बनाने की कोशिश करो, जिससे क्या होता है डिटर्मिनेंट आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अभी एक जीरो तो बन गया, लेकिन अभी एक जीरो और बनाया जा सकता है, अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, या इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई बात, तुम्हारी मर्जी। मैंने चलो ये वाला ले लिया, ठीक है। ये 1 1 1 में से ये, सॉरी, ये जो तुम्हारा 1 zx वाला जो तुम्हारा कॉलम है C2, मैंने कहा C2 में से ये C3 वाला घटा दे रहा हूँ,
जो तुम्हारा कॉलम 3 है। तो C2 क्या है 1, 1 में से ये 1 गया 0, और ये Z में से क्या है x गया Z माइनस एक्स, और ये x में से y गया x माइनस वाई। तो 1 में से 1 गया 0, 0, Z में से x गया Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स, एंड x में से y गया सो x माइनस वाई, x माइनस वाई, और बचा 1xy। इस पर ऑपरेशन नहीं हुआ, बाकी दोनों पे हो गया है, इसलिए दोनों चेंज हो गए। C1 वाले पे ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए C1 वाला पार्ट चेंज, और C2 पे भी ऑपरेशन हो गया, इसलिए C2 वाला पार्ट भी चेंज। ठीक है, सो होप अब इस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप इस तरह से ऑपरेशन करें, ये नहीं कि इसको दो दो बार, पहले एक बार लिखें फिर आगे लिखें, थोड़ा फास्ट हो भाई, प्रैक्टिस करो। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, ये बहुत कम लोग बताते हैं, कोई जादुई ट्रिक नहीं होती, प्रैक्टिस करनी होती है हर चीज की। ठीक है, तो ये आपका पहुंच गया अगर 0 0, तो अब कितना आसान एक्सपेंड करना, पूछो कितना आसान है। अब क्या ही बचा, अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा, इन दोनों के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूंगा, और एक्सपेंड करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी बाहर है, तो ये बाहर रहेगा, अंदर एक्सपेंड कर दिया इसका इससे माइनस इसका इससे, तो मैंने किया इसका इससे माइनस इसका इससे, और उसके बाद अब इसको ओपन करना तुम्हारा काम है, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कैसे पॉजिटिव दिखाते हैं। होप कई स्टूडेंट कर लिए होंगे, बट फिर भी नहीं भी किए तो बहुत अच्छी बात है, आई विल टेल यू, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं कि कैसे पॉजिटिव प्रूफ करना होता है। तो जैसे अंदर वाला पार्ट आ गया ओपन करने पे, यहाँ वाला एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ये आया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, तो वैल्यू आ गई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ये माइनस ओपन कर दिया अंदर ब्रैकेट, तो बचा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx। ठीक है, अब अंदर आया x प्लस वाई प्लस जेड, और मैंने ये वाले सारे पार्ट अलग कर लिए, जिसमें एक्स वाई और जेड वाई और 2zx में से zx गया तो zx, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाले पार्ट अलग, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर वाला पार्ट अलग, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस इसमें से ये अंदर वाले ब्रैकेट में से कॉमन कर लिया, तो कॉमन कर लिया तो माइनस बाहर आ गया, तो बचा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस मैंने कॉमन कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है डील करना, ये सब मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंदर 1/2, और 1/2 मतलब इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से डिवाइड वाला पार्ट अंदर छोड़ दिया, और 2 से मल्टीप्लाई अंदर सब जगह कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन में। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, सोचो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा दिखाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर 1/2 यहाँ कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर आ गया, और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx और 1/2, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है। अगर इसको प्रूव करना है तो 2 सब में से बाहर निकाल लो, ये 2 से डिवाइड मार दो, सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं, बस मैंने 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए भी दिखाता हूँ स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि स्क्वायर बनाऊंगा तभी पॉजिटिव प्रूफ होगा, अदरवाइज कोई चीज जब स्क्वायर होती है, जब भी कभी तुमको बोले कि कोई नंबर प्रूफ करके दिखाओ पॉजिटिव, ठीक है, तो हमेशा उस नंबर किसी चीज का स्क्वायर बना के दिखाओ। जैसे मैंने बोला कि तुम 9 को दिखाओ पॉजिटिव है, तो 9 तो ऐसे तुम जान रहे हो, लेकिन अभी कोई अननोन टर्म आ गया, तो अननोन टर्म को तुम कैसे दिखाओगे पॉजिटिव है, तो अगर वो अननोन टर्म मान लो किसी के चीज का स्क्वायर आ गया, एक्स का स्क्वायर, तो तुम जानते हो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो नंबर भी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी अगर नंबर मुझे पॉजिटिव दिखाना है तो हमेशा उस नंबर को किसी चीज का स्क्वायर दिखा दूं, किसी चीज का स्क्वायर दिखा दूं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। ये तुम जानते हो, किसी भी अगर जो कोई भी स्क्वायर एलिमेंट होता है, या कोई भी अगर नंबर स्क्वायर फॉर्म में दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये आंख बंद करके ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं पूरा जो पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं इसको किसी का स्क्वायर दिखा दूं तो पूरा का पूरा नंबर ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर, अंदर आया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो
मैं इसको ब्रेक कैसे करता हूँ। इसमें से एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर कॉमन किया, उसको 2xy के साथ में बाहर निकाल लिया, ठीक है। अभी एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर बाकी है और एक 2z स्क्वायर बाकी है, तो मैंने ये सब ब्रेक कर लिया इस तरह से। देखो ये 2yz वाला पार्ट अलग कर लिया, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब सोचो कैसे आएगा। ये एक काम को तुम तीनों को जोड़ दो, ये तुम बोल रहे हो इसको तुम जोड़ दो, तुम रीचेक कर लो यार वापस जाके, सेम चीज आएगी। ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जोड़ दो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस सॉरी z स्क्वायर एंड z स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx, ठीक है। तो मैंने यही चीज बस रिफॉर्म करके लिख दी है थोड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर बना के दिखाना है, ठीक है। तो होप ये जो यहाँ तक क्लियर हुआ, आशा करता हूँ, ठीक है, निराश न करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। तो क्या है अंदर? माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड 1/2 टाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ये प्रूफ क्या करना था? कैन नॉट बी पॉजिटिव, सॉरी कैन नॉट बी पॉजिटिव प्रूफ करना है, पॉजिटिव नहीं। तो कोई बात नहीं है, पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर इसी के साथ में कोई निगेटिव पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है, उसके साथ तुमने निगेटिव पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। वो तो सब तुमको पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी चेक करना है तो पहले स्क्वायर बनाने का प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, चाहे पॉजिटिव निगेटिव सब यहीं से निकलेगा जो भी निकलना है। तो देखो ये बच्चा, ये तो तुम्हारा अंदर का स्तर में देखो, ये किसी चीज का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव ही है। अगला भी तुम्हारा क्या है? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। 0 किस कंडीशन पे होगा? जब x बराबर y y बराबर z एंड z बराबर x हो, तो वो भी पॉजिटिव का ही केस आएगा। निगेटिव का केस कब आता है? जब वो निगेटिव लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो ये जो चीज हुई, ये हुई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हुई तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये x प्लस वाई प्लस जेड, और तुम्हें पता है क्वेश्चन में एक चीज जो है वो तुमको दी हुई होगी, अगर नहीं दी है तो यहाँ लिख लो एक्स वाई जेड इज रियल एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव भी दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये तुमको नोट डाउन कर लो, पॉजिटिव भी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड क्यों बताता हूँ, तो अब अगर ये तुमको पॉजिटिव दिया हुआ है, ये तुमको साथ में पॉजिटिव भी दिया है, एक्स वाई जेड रियल भी है एंड पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये तुम्हारा, अगर तुम्हारा एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है एंड जेड भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये तीनों का समेशन भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगा, कहीं लेस देन इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं। और ये भी तुम्हारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि तीन पॉजिटिव नंबर का समेशन भी पॉजिटिव ही होता है। ये तो होता नहीं कि तुम 2 3 5 को जोड़ दो और कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए, है ना। ये भी पॉजिटिव है और एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया ही हुआ है तो ये भी पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला? ये पूरा का पूरा देखो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि फाइनली क्या होता है। फाइनली जो है ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आया, माइनस छोड़ करके, माइनस बाहर है, अब अंदर देखो क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म ही पॉजिटिव आ गया। तो ये आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ तुमने कोई निगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मान लो कोई एक नंबर है पॉजिटिव 2, जैसे ये पूरा का पूरा मान लो 2 आया एग्जांपल के तौर पे, उसके साथ तुमने निगेटिव साइन बाहर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया ना लास्ट में। फाइनली कोई भी भाई पॉजिटिव टर्म ले लो, 5 ले लो, और उसके साथ तुमने निगेटिव साइन बाहर लगा दिया, तो टर्म क्या हो गया? फाइनली तो निगेटिव ही आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो ये टर्म क्या आ गया? फाइनली पूरा का पूरा ओवरऑल जो तुम्हारा टर्म है, फाइनली जो तुम्हारा ओवरऑल टर्म है ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। और निगेटिव माने लेस देन 0, और हमको यही तो प्रूफ करना था कि अगर एक्स वाई जेड रियल एंड पॉजिटिव है, ये ऐड कर लेना भाई, ये पॉइंट पॉजिटिव भी है साथ में, तो प्रूफ करो कि ये टर्म पॉजिटिव नहीं होगा, सॉरी ये डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब निगेटिव ही होगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया, लो नीचे प्रूफ भी कर दिया, निगेटिव होगा, ओके। तो ये था, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव जब भी बनाना हो ना भाई, उसका एक ही ट्रिक होता है
इसको स्क्वायर पहले बना के कोशिश करो। अगर स्क्वायर टाइप का आ गया तो पॉजिटिव, अगर स्क्वायर के साथ में कोई निगेटिव साइन आ गई, जैसे स्क्वायर का किसी चीज का वो नंबर का स्क्वायर बना साथ में निगेटिव आ गई, तो ये निगेटिव हो गया। प्रूव कर ले जाओगे जो भी करना है। और घबराओ मत। एक चीज और, अगर ये थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाते थे, ठीक है, टाइम में एडवांस के पेपर में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते थे इस तरह के। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस तरह के भी हजारों में एग्जांपल्स लूंगा, सो अफ्रेड मत हो। अभी तुमको जो पॉजिटिव निगेटिव का जो तुम्हारा गेम है ना, पूरा का पूरा मजाक लगेगा तुमको पॉजिटिव निगेटिव किसी भी चीज को प्रूव करना, ठीक है। अभी अलजेब्रा में मूव करेंगे, जब कैलकुलस में मूव करेंगे, तो इस तरह के पॉजिटिव निगेटिव के जो तुम्हारे कैलकुलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ करना या किसी चीज़ की पॉजिटिविटी या निगेटिविटी चेक करना, कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, वो सब बाएं हाथ का खेल रहेगा। तो अभी एक जस्ट एक एग्जांपल था, क्यों, क्योंकि ये मैं ये इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा के हमेशा निकाल दिए जाए। बेसिक्स तब जरूरी होता है जब बेस बनाना होता है। एक बार बेस बनने के बाद क्वेश्चंस अच्छे खासे लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो मेरा मोटो यही रहता है, ओके। तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस जानने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। सो होप जो है थोड़ा सा दिमाग में घुसा होगा। तो अगर नहीं घुसा तो कोई बात नहीं, अभी आगे इस तरह के बहुत बार क्वेश्चंस फेस करेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में, कई टॉपिक में, हर टॉपिक में रिवीजन होगा ये, ओके। सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट। तो वैसे अभी और भी क्वेश्चंस है, तो सोच रहे हैं कि आज का जो वीडियो है ये यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज का जो है सफिशिएंट क्वेश्चन है। तो कल जो है अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे प्रॉमिस्ड, अभी क्वेश्चंस और कराऊंगा, अभी और क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस खत्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम मूव करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए जो है हम क्वेश्चंस ही करते रहेंगे, क्योंकि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एज आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। हर बार यही पार्ट अगर बोल रहा हूँ तो समझ लो यार सब कुछ बता रहे हैं, कुछ तो है बात, बहुत ज़्यादा है। और ये कोई आपको बताएगा नहीं, प्लीज़। ये बात हमेशा जो बोलते हैं ना कि लोग कि ये कर दे, ऐसे कर देंगे तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ यही देख लो वीडियो। किसी का वीडियो लेक्चर देखना सफिशियंट नहीं होता। एज आई ऑलरेडी, तुम जानते हो कि मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें सफिशियंट नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी कहीं से भी कंटेंट देख के तुम्हें खुद से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होगी, और वो भी क्वालिटी प्रॉब्लम्स की। सरल सरल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लगाने हैं। सरल क्वेश्चन सिर्फ बेस बनाने के लिए, 4-5 या आप इजी क्वेश्चंस लगा करके बेस बना सकते हैं। और उसके बाद आपको क्वालिटी प्रॉब्लम्स ही लगाने हैं, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और होप जो है हम सोच रहे हैं कि एक डीबीपी लॉन्च करने की, जिसमें कि आपको खुद क्वालिटी प्रॉब्लम्स मिले। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर क्या क्या उनका ख्याल है। तो जो आज का वीडियो इतना ही काफ़ी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। सो होप ये कंटेंट सबको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके।